बंगाल की जनता को ये कहना चाहता हूं कि भले भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें देश भर से मिली है, मगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं बंगाल की 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय। क्योंकि पूरे देश भर के अंदर जब लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई, लोकतंत्र ने अपनी जड़ें जमाई, एकमात्र बंगाल ऐसा राज्य है जहां आज भी राजनीतिक हिंसा का कारोबार चल रहा है, राजनीतिक हिंसा की बोलबाल चल रही है और राजनीति के अंदर हिंसा का प्राधान्य हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए। हमने आह्वान किया था बंगाल की जनता को कि आप मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, मोदी जी के साथ जुड़िए, मोदी जी के साथ महान भारत बनाने के एक अभियान के अंदर साथ दीजिए। और मुझे बहुत आनंद है, बहुत विशेष आनंद है कि बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ये अपील को स्वीकार करते हुए 42 में से 18 सीटें देकर मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया। और ये जो आपका दिया हुआ हौसला है, आपका दिया हुआ आशीर्वाद है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आंदोलन करने के लिए बंगाल के मैदान में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के विस्तार के लिए बंगाल के मैदान में नहीं उतरी है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर हमारे संगठन की नींव मजबूत करना तो चाहती ही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी फिर से संस्कारित बंगाल बनाना चाहती है। देश का हर नागरिक और बंगाल का तो हर नागरिक विशेष चाहता था कि कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A को हटा दिया जाए, क्योंकि बंगाल के ही नेता थे, बंगाल के ही सुपुत्र थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कश्मीर में 370 के आंदोलन के लिए कश्मीर की भूमि पर दिया। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव है कि हमारी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कश्मीर के लिए कश्मीर की भूमि पर बलिदान दिया था। और मैं तो जब से कार्यकर्ता बना 14 साल की उम्र से, तब से नारे लगाते थे हम लोग कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मगर एक कसक रह जाती थी, दिल में एक दर्द रह जाता था कि धारा 370 और 35 है, तब तक कश्मीर हमारा नहीं है। और मित्रों, मोदी जी ने अगस्त महीने में 2019 में संसद के अंदर बिल पारित कराया और धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया और आज कश्मीर भारत माता का मुकुट बनी बना। हमेशा के लिए कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं मानता हूं जब भी देश की एकता और अखंडता के लिए कुछ भी लिखा जाएगा, मोदी जी का एकदम भूरी भूरी प्रशंसा के साथ किसी भी कटु आलोचक को भी लिखना पड़ेगा कि धारा 370 और 35A को हटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देश के करोड़ों लोग चाहते थे कि जहां श्री राम का जन्म हुआ वहां भव्य राम मंदिर बने, सब लोग चाहते थे। कई आंदोलन हुए, 150 साल पुराना केस समाप्त नहीं होता था। कांग्रेस सरकार की नीति थी केस को लटकाए रखो, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहो, मसलों को उलझाते रहो, दंगे होते रहते हो। मोदी सरकार आई, सटीक आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे गए, परिणाम आया और मोदी जी ने अभी गत ही लोकसभा के सेशन के अंदर, लोकसभा के अंदर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट की रचना की घोषणा कर राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त कर दिया। और कुछ ही महीनों में आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर, जहां श्री राम का जन्म हुआ था, उसी भूमि पर हम देख पाएंगे। मैं मानता हूं न केवल देश के बाहर रहने वाले करोड़ों लोगों के मन की श्रद्धा को नरेंद्र मोदी जी ने परवान चढ़ाया है। 3 तलाक का मामला था, फिर तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों को अन्याय होता रहा, सालों तक अन्याय होता रहा, इसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था शाहबानू के केस में, कांग्रेस सरकार ने आदेश को पलटा, कानून लाए और ट्रिपल तलाक को चालू रखा। मोदी सरकार ने
मुस्लिम माताओं और बहनों को, बच्चियों को अपना अधिकार देने का कदम उठाया और ट्रिपल तलाक को तलाक देकर संविधान के बाहर करने का। मित्रों, ये ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हमारी राजनीति के अंदर, देश के लोकतंत्र के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने सालों तक नहीं की। मोदी जी ने एक झटके में किया है। और मैं बंगाल के लोगों को कहना चाहता हूं कि इतना ही बड़ा कदम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। विभाजन के बाद करोड़ों लोग पड़ोसी देश से आए, शरणार्थी आए, 70 साल से वो वैसे ही रहते रहे, कोई कानूनी अधिकार नहीं, कोई पहचान नहीं, अपने ही देश में वो निराश्रित बनकर रहे। वहां तो परेशान होते ही थे, यहां पर भी परेशान हुए। अपनी सरकारों ने भी उनकी सूद नहीं ली क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आई, इसने करोड़ों शरणार्थी जो आए थे उनको सम्मान देने का भारत का वादा जो सन 47 में किया गया था उसको 2019 में पूरा किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए और वो शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार दिया। मैंने ममता जी का चेहरा उस दिन देखा था, गुस्से से लाल बबूला हो गई थी। नाम देने की, बोलने की तमीज भी नहीं रही थी। मैंने इतना गुस्से किसी व्यक्ति को कभी नहीं देखा कि हम इसका विरोध करेंगे, एडी चोटी का विरोध करेंगे। संसद में भी किया, रोड पर भी किया, रैलियां निकाली। मैं ममता दीदी को आज इतना पूछना चाहता हूं कि मतुआ समाज के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये नामशूद्रों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बांग्लादेश से जो बंगाली भाई आए हैं उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? उनको नागरिकता मिले इसका आप क्यों विरोध कर रही हो? उनको सम्मान मिले उसका आप क्यों विरोध कर रही हो? ये बंगाल की जनता जानना चाहती है। उन्होंने स्पष्टता करनी चाहिए बंगाल की जनता के सामने कि जो शरणार्थी आए हैं उनको हम नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं, इसके ये कारण है। और मैं ममता जी को कहना चाहता हूं कि आप सीएए का विरोध कर रही है, जब मतपेटियां खुले तब देख लेना कि बंगाल की जनता को बंगाल की जनता आपको राजनीतिक शरणार्थी बनाने वाली है। सीएए का विरोध आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे फैसले लिए जो 70 साल तक नहीं लिए गए थे। महात्मा गांधी ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था, राजेंद्र बाबू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मगर ये कांग्रेस कभी भी उनको नागरिकता देना नहीं चाहती थी। हमने मित्रों 60 करोड़ गरीबों को आवास, बिजली, शौचालय, सिलेंडर, बैंक खाते देने के साथ साथ अब एक ही कमी रह गई थी कि उनको शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता था। मैं गुजरात से आता हूं। पहले 80 के दशक में गुजरात के कई क्षेत्रों में फ्लोराइड हुआ करता था, आज तो नहीं है। जल संचय अभियान मोदी जी ने चलाया और गुजरात के अंदर फ्लोराइड निकल गया है। परंतु उस वक्त मैंने देखा था कई युवा 25 साल की उम्र में उनके बाल सफेद हो जाते थे, उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। ये फ्लोराइड का असर उनको अकाल वृद्धत्व देता था और देश के 25 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी आज भी भाग्य में नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम किया, जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से देश के 25 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प किया। और मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा लोग बंगाल का इसको फायदा होने वाला है। मित्रों, हमने दूसरा काम किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। राहुल बाबा जब चुनावों में घूमते थे, किसानों का ऋण माफ करो, किसानों का ऋण माफ करो। लोक लुभावन वादे करने में कांग्रेस का कोई स्पर्धा में जीत ही नहीं सकता। मगर मैं आज बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं कि यूपीए ने 10 साल में एक बार किसानों का ऋण माफ किया। 3.5 करोड़ किसानों को 60,000 करोड़ रुपया माफ किया। वो कहते हैं, आंकड़े कुछ और है, मगर इनका दावा मान भी ले तो 3.5 करोड़ लोगों को 60,000 करोड़ रुपया आपने माफ किया। राहुल बाबा, ध्यान से मेरी बात सुनना जरा।
और मोदी जी ने हर किसान को 6,000 रुपया देने की बात की। 9.5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 72,000 करोड़ रुपया पहुंच गया है और हर साल 6,000 रुपया पहुंचना है। मगर फिर से बंगाल वाले आप ताली मत बताएं, क्योंकि किसानों का सूची जो राज्य सरकार ने केंद्र को देना चाहिए, ममता दीदी नहीं देती है। उनको डर है कि मोदी जी का 6,000 रुपया आ जाएगा तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। अरे ममता जी, राजनीतिक लड़ाई लड़ लेंगे, काहे को बंगाल के किसान को आप दुखी कर रही हो? वो बेचारे साइक्लोन का मारा हुआ है, कोरोना का मारा हुआ, उसको 6,000 रुपया चाहिए। आप क्यों बीच में रोड़ा बनी हो? एक सूची भेज दो। मैं आपको कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं, शनिवार को सूची भेज दीजिए, हम सोमवार को पैसा भेज देंगे, हम तनिक मात्र देंगे। मगर इसमें आप राजनीति मत करिए, ऐसा मेरा कहना है। हमने छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के मजदूर और श्रमिकों के लिए पेंशन की योजना की, व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया, अलग से मछुआरा विभाग बनाया, जिसका सबसे बड़ा फायदा बंगाल को भी हो सकता है। और तीनों सेनाओं के बीच में अगर युद्ध आता है, आपातकाल आता है या रणनीति बनानी है, सैन्य की तैयारियां करनी है, सैन्य को सुसज्ज करना है, आधुनिकीकरण करना है, सब चीजों के लिए एक कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की योजना तो अटल जी के समय में बनी, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। 2019 में मोदी जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन कर दिया और आज सीडीसी काम कर रहे हैं और हमारी सेनाओं को आधुनिक करने का अभियान आज चल रहा है। वन रैंक वन पेंशन की मांग भी हमने पूरी कर दी। और आरसेप एक ऐसा संवाद, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी समझौता मनमोहन सिंह जी ने जो शुरू किया था, अगर आरसेप हो जाता तो देश का छोटा व्यापारी, लघु उद्योग, छोटे उद्योजक और किसान, मछुआरे सभी परेशान हो जाते, बर्बाद हो जाते। तो ये बात मोदी जी के सामने आई, तब आरसेप की मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी की भूमि से आता हूं, गरीब किसान, छोटे व्यापारी, छोटे उद्योजक को इनके हितों के खिलाफ मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पशुपालक और मछुआरों के खिलाफ मैं काम नहीं कर सकता, इसलिए मेरी आत्मा मुझे परमिशन नहीं देती है कि मैं आरसेप पर दस्तखत करूं। और विनम्रता के साथ आरसेप से भारत बाहर हो गया और आज देश के करोड़ों किसानों को मदद करने का काम आरसेप के माध्यम से हुआ है। हमने आदिवासी भाइयों के कल्याण के लिए 400 नए एकलव्य स्कूल बनाए और इसके माध्यम से आज वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, इसी एक साल के अंदर कोरोना का संकट आया, वैश्विक महामारी आई। कोरोना का संकट आया तब मैं पहले क्या होता था ये बताना चाहता हूं। पहले भी कई आपदाएं आई हैं, कुदरती आपदा पहली बार भारत में नहीं आई है, कोई महामारी भी पहली बार नहीं आई। पहले महामारी आती थी तो सरकारें लड़ती थी, अच्छे से लड़ती थी, मैं ना नहीं कहता, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ही अच्छे से लड़ी, पहले की सरकारें भी लड़ी, मगर फर्क ये था कि पहले सरकारें लड़ती थी। मोदी जी ने इस प्रकार से महामारी के खिलाफ देश को तैयार किया कि आज नरेंद्र मोदी सरकार तो लड़ ही रही है, सभी राज्य सरकारें भी लड़ रही है और साथ में 130 करोड़ की जनता भी महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट। ये नेतृत्व का प्रभाव होता है। जब मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, दुनिया के लिए अचंभा था कि एक भी पुलिस के इंटरफियरेंस के बगैर 130 करोड़ के देश में कर्फ्यू कैसे हो सकता है। सबको आश्चर्य था। जब देश ने आह्वान को माना और देखा, कई टीवी चैनलों ने भी दिखाया कि रोड सुनसान पड़े हैं, कोई व्यक्ति घर के बाहर नहीं निकल रहा है। मैंने शास्त्री जी के बाद पहली बार देखा है कि किसी प्रधानमंत्री की अपील पर स्वयंभू रूप से 130 करोड़ लोग सेल्फ डिसिप्लिन तरीके से अपने घर के अंदर बैठे रहे। उन्होंने इससे एक सामूहिक मन बनाने का प्रयास किया। इसके बाद में कोरोना के खिलाफ घंटी बजाओ, थाली बजाओ, उसके बाद दिया जलाने का कार्यक्रम, उसके बाद कोरोना वॉरियर के सम्मान में तीनों सेनाओं ने पुष्प वर्षा करी। ये सारी चीजें कर मोदी जी ने एक राष्ट्र, एक जन, एक मन,
ऐसी अटूट श्रृंखला बना दी कि पूरा देश जैसे एक मन से कोरोना के सामने लड़ने के लिए खड़ा है। और उसी का नतीजा है कि देश, दुनिया के सबसे विकसित देश भी आज ये देखने आते हैं कि भारत कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ा है। आप हमें कह रही है ममता जी कि भाजपा वाले संभाल ले, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरा करने वाली है। चुनाव के अंदर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मित्रों, प्रवासी मजदूरों की भी मैं बात करना चाहता हूं। देश भर से प्रवासी मजदूरों का तांता अपने राज्यों में जाने के लिए लगा। देश भर में हमने लगभग 4300 ट्रेनों के माध्यम से 1.25 करोड़ लोगों को, कई बसों के माध्यम से 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर में पहुंचाया। उनको खाना दिया, पानी की बोतल दी। राज्य सरकार ने रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए एसटियां दी। राज्य सरकारों ने उनके कैंप लगाए। जब तक ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हुई, तब तक शुरू नहीं की, तब तक भोजन कराने की व्यवस्था भी राज्य सरकारों ने की। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भी दिया। मगर जब ट्रेनें चालू हुई, तब एकमात्र बंगाल राज्य ऐसा था जिन्हें सबसे कम ट्रेन ली। अब तक 236 ट्रेनों के अंदर हमने 3 लाख लोगों को पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश के लिए 1700 ट्रेनें चली है, बिहार के लिए 1500 ट्रेनें चली है। और मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब ममता जी ने ये प्रवासी मजदूर जो अपने माँ बाप और पत्नी और बच्चों को मिलने आ रहे थे, कोरोना संकट में अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, उनकी ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नाम दिया। हमने उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया। ममता दीदी ने कोरोना एक्सप्रेस कहा। ममता दीदी, एक कोरोना एक्सप्रेस आपने जो कहा है, बंगाली श्रमिकों का, बंगाली मजदूरों का जो अपमान किया है, एक कोरोना एक्सप्रेस ही आपको बंगाल के बाहर एग्जिट करने का एक गेटवे बन जाएगी। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के बाहर पहुंचाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी बन जाएगी। ये मजदूर भूलेगा नहीं कि इसके संकट के समय में घाव पर नमक छिड़कने का काम आपने किया। मित्रों, मैं आज बंगाल की जनता को यह भी कहने आया हूं, यही बंगाल है जो एक समय पूरे देश को रास्ता दिखाता था। चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, समाज सुधार की बात हो, धार्मिक आंदोलन हो, देश को आजाद करने की लड़ाई लड़नी हो, देश के कानून को व्यवस्थित करने की लड़ाई लड़नी हो, हर क्षेत्र के अंदर बंगाल देश का नेतृत्व करता था। एक जमाने में कहा जाता था, बंगाल जो आज सोचता है, देश 50 साल बाद वो सोचता है। आज बंगाल को क्या होगा? जिस बंगाल से आजादी के नारों का सूत्रपात होता था, जहां वंदे मातरम की रचना, जहां जनगण मन लिखा गया, वो आज बंगाल को क्या हो गया? जहां शांति निकेतन का अस्तित्व है, एक नए प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात हुई। रामकृष्ण और विवेकानंद का एक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का आंदोलन चला। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। वो बंगाल को आज क्या हो गया है? जो बंगाल को सोनार बांग्ला कहते थे, वो बंगाल को आज क्या हो गया है? जहां रविंद्र संगीत की धुन सुनाई देती थी, गूंज सुनाई देती थी, वो बंगाल आज बम के धमाकों से दहल कर रह गया है। गोलियों की आवाज, लोगों की चीखों से, हत्याओं से सुन्न रह गया है। कौमी दंगों से इसकी आत्मा को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। सर्वधर्म समभाव के लिए सबसे अच्छा उदाहरण बंगाल का दिया जाता था। वो बंगाल को तुष्टीकरण की ओछी राजनीति कर किसी एक समुदाय के लिए ही प्रायोरिटी देने का काम आज बंगाल के अंदर हो रहा है। सोनार बांग्ला की जगह कम्युनिस्ट पार्टी पहले 2.5 दशक तक और अब 1 दशक तक तृणमूल कांग्रेस बंगाल को गरीबी की दिशा में ढकेलने का काम कर दिया है। भ्रष्टाचार, टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, सत्ता, स्वार्थ, सिंडिकेट, संपत्ति, ये 4 एस के आधार पर तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाई इस प्रकार का शासन किया है। मित्रों, मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि क्या राजनीतिक हिंसा कभी बंगाल का आभूषण बन सकता है क्या? राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम हिंसा हो सकती है क्या?
किसी की रैली न करने देना, किसी से बात। अब ममता जी अब क्या करोगी? चलो हम तो वर्चुअल रैली से बंगालियों से बात कर रहे हैं, अब आप क्या करोगी? रोड लोग रोक देंगे, हेलीकॉप्टर रोक देंगे। ममता जी आप परिवर्तन को नहीं रोक सकती। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हुए, जाने गई कई सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, ये लोकतंत्र है क्या? पत्रकारों पर फर्जी एफआईआर लगाई जाती है, प्रचार माध्यमों को मजबूर किया जाता है कि पत्रकारों को निकाल दो क्योंकि वो दीदी के खिलाफ लीड रहे हैं। होमगार्ड को एक पार्टी की सेना बनाकर रख दिया। ये बंगाल को लोकतंत्र की दिशा में ले जाने की दिशा में बंगाल की जनता को पूछने आया। और ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, ममता दीदी, हिंसा का कीचड़ जितना फैला होगी, भाजपा का कमल इतना ही प्रदीप्त होकर बाहर। हम हिंसा से डरने वाले लोग नहीं है। बलिदान का मेरी पार्टी का इतिहास है। मेरे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की भूमि पर बलिदान दिया है, संस्कार हमें दिया है। आप हमें रोक नहीं सकती, आप हमें दबा नहीं सकती। बंगाल की जनता से संवाद करने से हमें रोक नहीं सकती हो। 130 करोड़ लोग स्वदेशी चीजों का, स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करें। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, लोकल का उपयोग करिए, लोकल के लिए वोकल बनिए और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मविश्वास से जगमगता आत्मनिर्भर भारत बनाइए। मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनाइए और आप सब इकट्ठा होकर एक ऐसा परिवर्तन करिए जो बंगाल को फिर से एक बार भारत का पथदर्शक बनाए। यही आप सबसे अभ्यर्थना है। भारत माता की जय।